हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का जनवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये है वो जनवरी 2019 का क्वेश्चन पेपर जिसका सोल्यूशन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है 3 सेक्शंस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन ए, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं। सो टोटल सेक्शन ए जो है 20 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो टोटल सेक्शन बी जो है 20 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन सी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है, जिसमें से 4 हमें अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 5 मार्क्स के हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स है, जिसमें से 3 हमें अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 5 मार्क्स के हैं। सो टोटल सेक्शन सी जो है 35 मार्क्स का हो गया। सो टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 75 मार्क्स का हो गया। सबसे पहले हम सेक्शन ए जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो है सारे के सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डैश डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर फॉर स्टेरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव। मतलब ऑटोक्लेव के अंदर जब स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए। मेनली जो है टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है आधे घंटे के लिए। बट अगर वैसे अपन रेंज बताएं तो 121 टू 132 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट इज डैश ऑर्गेनिज्म इज नीदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स। ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ना ही प्रोकैरियोट्स होता है और ना ही यूकैरियोट्स होता है। वायरस जो है वो इसके अंदर आता है। वायरस जो है वो ना ही तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है ना ही यूकैरियोट्स के अंदर आता है। वायरस ही हो जाएगा ऐसा ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। सेल जो है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर हुआ था। इसका आंसर होगा रॉबर्ट। इन्होंने जो है सेल को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट इज सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन। सर्कुलर टाइप का क्रोमोसोम जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो है मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या आते हैं, मेनली बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो है सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश गैस इज़ यूज्ड इन फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स एंड हॉस्पिटल्स। जो रूम्स होते हैं एंड जो हॉस्पिटल के भी रूम्स होते हैं उनके अंदर फ्यूमिगेशन के अंदर किस गैस को यूज़ किया जाता है। इसका आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है इसे यूज़ करा जाता है रूम्स एंड हॉस्पिटल के फ्यूमिगेशन के अंदर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किन्हें जो है किन साइंटिस्ट को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोनी वैन लुइनहुक। इन्हें जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज़ यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ म्यूनसिपल वाटर। जो म्यूनसिपल वाटर होता है उसके प्योरिफिकेशन के लिए किस केमिकल को यूज़ करा जाता है। मेनली जो है क्लोरीन को एंड क्लोरीन कंपाउंड्स को यूज़ करा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन एंड क्लोरामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स। जो अलग अलग स्टेनिंग टेक्निक्स होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्टेनिंग, सेकेंड इज ग्राम स्टेनिंग, थर्ड इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये जो है अलग अलग तरह की स्टेनिंग टेक्निक्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज जनरली यूज फॉर गैसियस स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन के अंदर किस गैस को मेनली यूज़ करा जाता है। वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोन, इथाइलिन ऑक्साइड इन सबको यूज़ करा जाता है, बट मेनली या फिर जनरली हम कह सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड जो है इस गैस को यूज़ किया जाता है। Now next question is in which portion of growth curve a rapid growth of bacteria is observed। growth curve के किस पोर्शन के अंदर जो rapid growth है बैक्टीरिया की वो देखने को मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज भी इसे हम कह सकते हैं। इसके अंदर जो है मैक्सिमम एंड रैपिड ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो हमें देखने को मिलती है। ये था कंप्लीट सेक्शन ए का सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्टेंट्स एंड एंटीसेप्टिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले या इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है ये थर्ड यूनिट में से है। जब हमने डिसइंफेक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक इन दोनों को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज कंसनट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, next is pH of environment, next is formulation of the disinfectant, next is chemical structure of disinfectant, and
नेक्स्ट इज इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। सो इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर लिख देंगे एंड किस तरीके से फैक्टर्स जो हैं वो डिसइंफेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेरियस केमिकल एजेंट्स यूज्ड फॉर स्टरिलाइजेशन। सो स्टरिलाइजेशन के लिए जो अलग अलग केमिकल एजेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो जो हमने सिलेबस के अंदर सेकेंड यूनिट में केमिकल गैसियस मैथड ऑफ स्टरिलाइजेशन पढ़े थे उनके बारे में जो हमें यहाँ पर लिखना है। सो ये है केमिकल गैसियस मैथड ऑफ स्टरिलाइजेशन। तो अलग अलग तरह की जो केमिकली एक्टिव गैसेज होती हैं उन्हें यूज़ करा जाता है स्टरिलाइजेशन के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर या फिर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स के ऊपर। अलग अलग तरह के गैसेस जो कि केमिकली एक्टिव गैसेस होती हैं उन्हें यूज़ करा जाता है। देन इसके बाद में इसका प्रिंसिपल क्या होगा वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है इसे यूज़ करा जाता है, ओजोन को यूज़ करा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करा जाता है। देन बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो है इसे भी यूज़ करा जाता है। देन उसके बाद में केमिकल गैसेस मैथड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देन एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो ये कंप्लीट जो है केमिकल गैसेस मैथड ऑफ स्टरिलाइजेशन के बारे में हम इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो जो बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरिया का वो हमें कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है यहाँ पर बताना है। सो ये जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। सो ये है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर बैक्टीरिया जो है वो 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट आते हैं कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, सेकंड आते हैं बैसिलस जो कि सिलेंड्रिकल या फिर रॉड शेप के होते हैं, एंड थर्ड आते हैं स्पाइरल जो कि स्पाइरल शेप के ही होते हैं। देन इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। कोकाई और स्फेरिकल जो होते हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कि माइक्रो कोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, टेट्राड एंड सार्सिने। देन बैसिलस टाइप के जो होते हैं ये भी सब टाइप्स होते हैं, इनके भी मोनोबैसिलाई, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। देन स्पाइरल जो है इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, विब्रियो और कॉमा शेप्ड, स्पाइरुला, स्पाइरोकीट्स, ठीक है। सो ये हो गया कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो ये जो है हमें यहाँ पर लिखना है। सो इस तरीके से सेक्शन बी जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। सो सेकेंड यूनिट के अंदर हमने अलग अलग तरह की स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमें ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है उसके बारे में लिखना है। सो ये है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इस टेक्निक को यूज़ करा जाता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी लिख रखे हैं। देन जो ग्राम स्टेनिंग है इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन उसके बाद में प्रोसीजर कंप्लीट किस तरीके से होता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड फाइनली ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर फाइनल कलर जो है वो पर्पल या ब्लू आता है तो बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव होगा, एंड अगर रेड या पिंक कलर आता है तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट जो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में लिख सकते हैं। Now next question is write a short note on nutritional requirement for culture media. So culture media के अंदर जो nutritional requirements होती है उसके बारे में एक short note जो है यहाँ पर लिखना है। So culture media के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। So जो nutritional requirements है culture media की वो वही रिक्वायरमेंट्स होगी जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। सो ये दोनों टॉपिक सेम ही रहेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया या फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर मीडिया। सो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके अंदर सबसे पहला आता है एसेंशियल एलिमेंट्स जिसके अंदर मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गए, कार्बन एंड नाइट्रोजन हो गए, वाटर हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गए। देन मिनरल सोर्सेज हो गए जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देन एनर्जी सोर्सेज हो गए, देन ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, विटामिन। ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कल्चर मीडिया की। Now next question is write about the different biochemical test that is IMVIS. So सेकेंड यूनिट के अंदर हमने बायोकेमिकल टेस्ट मतलब IMVIS टेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो वही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो ये है बायोकेमिकल टेस्ट जिन्हें IMVIS टेस्ट भी कहा जाता है। अब इन्हें IMVIS टेस्ट क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 4 टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। I से इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M से मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट, V से वोगेज प्रोस्क्योर टेस्ट एंड C से सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। सो इन चारों टेस्ट के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर ये बताया कि IMVIS टेस्ट जो है वो
मतलब कौन सा टेस्ट जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव देता है एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो नेगेटिव देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, देन सेकंड मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, देन थर्ड वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, एंड लास्ट जो है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के बारे में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम जो है कंप्लीट बायोकेमिकल टेस्ट एंड इम्विस टेस्ट के बारे में जितना शॉर्ट में हो सके शॉर्ट में हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा मैटर जो है वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन। सो लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन के लिए जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो जब ये टॉपिक हमने सिलेबस के अंदर पढ़ा था सेकेंड यूनिट के अंदर, तो लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम उन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉट एयर ओवन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, इन्हीं इक्विपमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में जो है हमें यहाँ पर इसके आंसर में लिखना है। जैसे हॉट एयर ओवन है तो इसका प्रिंसिपल क्या है एंड ये किस तरीके से काम करता है एंड इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। देन जो ऑटोक्लेव है किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसका प्रोसीजर किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर। यही इक्विपमेंट्स जो है लार्ज स्केल स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स। सो जो बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं, मतलब डिसइंफेक्टेंट्स जो होते हैं, उनका इवेल्युएशन किस तरीके से किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ये टॉपिक जो हमने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ा था। सो ये है इवेल्युएशन फॉर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन या फिर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। सो इसके लिए हमारे पास 4 मेन मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट, रिडल वॉकर टेस्ट, सेकंड इज कैल्सीसाइकिस टेस्ट, थर्ड इज ट्यूब डाइल्यूशन एंड अगार प्लेट मेथड, एंड फोर्थ इज कप प्लेट मेथड। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सो सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 मेथड्स जो उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में लिख सकते हैं। एंड अगर हमारे पास यही सेम क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो हम चारों मेथड्स के बारे में जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ये टॉपिक जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस किया था। सो यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर टिपिकल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया होते हैं। एंड यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। देन टिपिकल साइज प्रोकैरियोट्स का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है एंड यूकैरियोट्स का 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। देन जो न्यूक्लियस का टाइप होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई रियल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर रियल न्यूक्लियस होता है एंड साथ ही साथ जो उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। देन डीएनए जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर यूजुअली सर्कुलर होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं दोनों चीज़ें, एंड यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। नाउ राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर 50s प्लस 30s टाइप्स के होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो है 60s प्लस 40s टाइप के होते हैं। देन सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर बाइनरी फिजन होता है, सिंपल डिवीजन, एंड यूकैरियोट्स के अंदर जो है माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। देन क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर एल्गी एंड प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर 1 से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। देन जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ही कम होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंडोमेम्ब्रेन से, एंड साथ ही साथ जो साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आईपी। सो लिक्विड प्रोडक्ट्स की जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आया वो स्टेरिलाइज हुआ या नहीं हुआ, या उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो वो किस तरीके से करते हैं आईपी के अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ पर बताना है। सो ये टॉपिक जो है थर्ड यूनिट के अंदर हमने डिस्कस करा था। सो ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो मेन हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं जिनके द्वारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग करी जाती है। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेकंड इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। सो इन दोनों मेथड्स के बारे में जो हम अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये था कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ग्रोथ कर्व। सो जो ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया का हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करा था, उस चीज़ को जो है यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है।
ये बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंप्लीट, इसके अंदर जो है 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ लैग फेज, सेकंड इज़ लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड इज स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ इज डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। जब एक ग्राफ जो है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज के बीच में प्लॉट करते हैं उसे जो है ग्रोथ कर्व कहा जाता है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देन इन चारों फेजेस के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कंप्लीट ग्रोथ कर्व को हम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स का माइक्रोबियल या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे हमने डिस्कस करा था 4th यूनिट के अंदर, उसके बारे में जो है यहाँ पर हमें लिखना है। ये है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे या फिर माइक्रोबियल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा वो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर लिख देंगे। देन 2 मेथड्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे के लिए। फर्स्ट इज टर्बिडिमेट्रिक और ट्यूब ऐसे मेथड एंड सेकंड इज कप प्लेट और सिलेंडर प्लेट मेथड, ठीक है। इन दोनों मेथड्स के बारे में अच्छे से लिख देंगे कि टर्बिडिमेट्रिक या फिर ट्यूब ऐसे मेथड क्या होता है एंड इसमें किस तरीके से इसका प्रोसीजर रहता है। देन लास्ट में इसके अंदर हम जो है टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देन कप प्लेट और सिलेंडर प्लेट मेथड के बारे में हम लोग लिख देंगे एंड लास्ट में जो इसके अंदर हम जो जोन ऑफ इनिबिशन होता है इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीट जो है इसका आंसर लिख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो है कंप्लीट जनवरी 2019 के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।